विकसित माना गया। अपभ्रंश काल का आखिर महत्व क्या है? तो अपभ्रंश का महत्व ये है कि वे प्राकृत भाषाओं और आधुनिक आर्य भाषाओं का संक्रमण काल है। संक्रमण काल, इसका अर्थ है दो कालों को जोड़ने वाली कड़ी, अर्थात प्रत्येक अप्राकृत जो भाषा थी उसका एक अपभ्रंश रूप रहा होगा, ऐसा माना जाता है। और दूसरी बात ये कि जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उनका संबंध किसी न किसी अपभ्रंश से अवश्य रहा होगा। अपभ्रंश के भी कई भेद हैं। कितने भेद? तो 3 से लेकर 27 भेद जो हैं वो अपभ्रंश भाषाओं के माने जाते हैं। मार्कंडेय जो थे उनके अनुसार नागर, उपनागर और ब्राह्मण इसके भेद हैं, और नेमी सिंधु के अनुसार उपनागर, आभीर और ग्राम्य। और अन्य जो विद्वान हैं उन्होंने फिर इसका वर्गीकरण पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी अपभ्रंश के रूप में किया है। अपभ्रंश काल की विशेषताओं को जानना भी आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे आधुनिक आर्य भाषाओं के काफ़ी समीप है। दूसरा, इस भाषाओं का जो स्वरूप है वो अयोगात्मक है। अयोगात्मकता का मतलब है जिस तरह हम संस्कृत में अलग अलग विभक्तियाँ पढ़ते थे, 8 फेरे पढ़ते थे और रटते थे, एक ही शब्द से कई रूप बनते थे और उस एक शब्द के बड़े बड़े अर्थ होते थे, तो अब उसके बदले विभक्तियाँ शब्दों से जुड़ने के बदले परसर्गों के समान अलग से प्रयुक्त होने लगीं, और इसलिए क्रिया में काल और जो भाव सूचक प्रत्यय थे उनके स्थान पर सहायक क्रियाओं का प्रयोग होने लगा। इसके साथ साथ कठिनाई से सरलता की ओर हम बढ़े, और सरलीकरण की इस प्रवृत्ति में 6 से 3 कारकों पर पहुँचे। द्विवचन वैसे के वैसे रहे और नपुंसकलिंग जो है वो समाप्त हो गया। इसके अलावा शब्द भंडार में कई विदेशी शब्द जो हैं वो जुड़ने लगे। अब हम पहुँचे हैं आधुनिक आर्य भाषाओं पर। आधुनिक आर्य भाषाएं ईस्वी सन 1000 से लेकर अब तक मानी जा रही हैं। उसका आधुनिक काल जो है वो, और 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक भाषाओं के विकास में दोनों प्रवृत्तियां चलती रहीं। एक तरफ अपभ्रंश का जो काल था उसकी परंपरा चलती रही, और दूसरी तरफ अपभ्रंश की जो परंपरा है उससे मुक्त होने का भी प्रयास किया गया। इसका अर्थ है प्राकृत से अपभ्रंश के रूप में जब भाषाएं आईं तो उन्होंने अपना स्वतंत्र विकास करना शुरू किया, और इस काल में विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्तिपता का अवहट भाषा में है, स्नेहरासय, वर्ण रत्नाकर, ज्ञानेश्वरी आदि रचनाओं में भी तब की क्षेत्रीय भाषाओं का स्पष्ट स्वरूप देखा जा सकता है। अब 15वीं सदी तक भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं वो आधुनिक काल में प्रवेश कर चुकी थी। इतनी सदियों का जो सफ़र है उसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से शुरू करके मध्यकाल की यात्रा करते करते अब का जो आधुनिक स्वरूप है वह भाषाओं को प्राप्त हुआ, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है इससे हम सब परिचित हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण जानना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ग्रियर्सन ने ये वर्गीकरण दिया। डॉक्टर हार्नले थे जिन्होंने भारत में आर्यों के आगमन और भारत में उनके पुनर्आगमन की सिद्धांत या उसकी धारणा बनाई। अब आर्यों वाली धारणा से कितना सहमति दिखाई जाए वो अलग बात है, लेकिन सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन जो एक प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी थे, उन्होंने भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया
और डॉक्टर हार्नले ने जो भीतरी भाषाओं और बाहरी भाषाओं की धारणा दी थी, उसके आधार पर उन्होंने भारतीय आर्य भाषाओं को 3 वर्गों में बांटा। और यह जो वर्गीकरण है वह लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो 1903 से 1928 के बीच प्रकाशित हुआ, इसमें यह वर्गीकरण दिया गया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा और एक रोचक बात ये कि ग्रियर्सन ने आखिर आधुनिक आर्य भाषाओं का यह जो सर्वे है, यह अध्ययन है, वो आखिर किया कैसे होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, कठिन और विशाल कार्य था। उन्होंने काम एक ही किया, उन्होंने एक पैराग्राफ बनाया, परिच्छेद, और उस परिच्छेद को भारत के अलग अलग प्रदेशों, राज्यों में रहने वाले लोगों से अनुवाद करवाया। और एक ही पैराग्राफ का अनुवाद जब अलग अलग प्रदेशों की भाषाओं में होकर उन्हें मिला, तो उस पैराग्राफ के आधार पर उन्होंने पद रचना, वाक्य रचना, व्याकरण और शब्दावली, इन सब का सर्वे किया, इन सब का अध्ययन किया। ग्रियर्सन का जो ये वर्गीकरण है, उसको जैसे मैंने आपको बताया कि 3 उपशाखाओं में बांटा गया है। बहिरंग उपशाखा, जिसमें पूर्वी वर्ग में बांग्ला, बिहारी, असमी और उड़िया का समावेश होता है। दक्षिणी वर्ग में मराठी भाषा और पश्चिमोत्तरी वर्ग में सिंधी और लहंदा भाषा का समावेश होता है। मध्य का जो भाग था उसे मध्यवर्ती उपशाखा का नाम दिया गया। बहिरंग की ओर जो झुकी हुई शाखा थी उसमें पूर्वी हिंदी का समावेश हुआ, और केंद्रीय की ओर जो झुकी हुई थी उसमें पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी और पहाड़ी जो भाषाएं हैं उनका समावेश ग्रियर्सन ने किया। पश्चिमी हिंदी को उन्होंने केंद्रीय उपशाखा में शामिल किया था। अब एक वर्गीकरण हुआ और ये पहला वर्गीकरण था जो बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन जब एक अभ्यास होता है तो दूसरे जो विद्वान हैं वो अपना अन्य अभ्यास भी प्रस्तुत करते हैं और उसमें कई बार कुछ परिवर्तन भी करते हैं। तो भारतीय जो भाषा वैज्ञानिक थे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, उन्होंने भारतीय आर्य भाषाओं का दूसरा वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ग्रियर्सन ने 3 वर्ग बनाए थे, जबकि डॉक्टर चटर्जी ने 5 वर्ग जो हैं वो माने। और इन 5 वर्गों में जो उत्तरी वर्ग है उसमें उन्होंने सिंधी और लहंदा के साथ साथ पंजाबी को भी जगह दी। पश्चिमी वर्ग में गुजराती और राजस्थानी को रखा। पूर्वी वर्ग में पूर्वी हिंदी, बांग्ला, बिहारी, असमी और उड़िया भाषाओं को जगह दी। दक्षिणी वर्ग में और मध्य वर्ग में एक एक भाषा रखी। दक्षिण वर्ग में मराठी और मध्य वर्ग जो था उसमें पश्चिमी हिंदी। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण वर्गीकरण माना जाता है वो है प्रोफेसर धीरेन्द्र वर्मा का वर्गीकरण। इन्होंने भी डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी की तरह 5 वर्ग ही बनाए, लेकिन इस वर्गीकरण की खास बात यह है कि उन्होंने हिंदी भाषा के लिए अधिक व्यावहारिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उत्तरी वर्ग वैसा का वैसा, सिंधी, लहंदा और पंजाबी। पश्चिमी वर्ग में जहां सुनीति कुमार ने गुजराती और राजस्थानी को रखा था, धीरेन्द्र वर्मा ने इस वर्ग में सिर्फ गुजराती को जगह दी। पूर्वी वर्ग वैसा का वैसा, बांग्ला, असमिया और उड़िया। दक्षिणी वर्ग में भी सिर्फ मराठी भाषा। बाकी बचा मध्य वर्ग। इस मध्य वर्ग में उन्होंने हिंदी भाषा से संबंधित या हिंदी भाषा के जो अन्य रूप हैं उनको एक ही समूह में रखा, जिसमें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और बिहारी का समावेश होता है। अब ये आवश्यक है कि इतने सारे वर्गीकरण तो हमने देख लिए और इन भाषाओं को अलग अलग समूहों में भी बांटा गया,
तो इन समूहों को बांटना, वर्गीकरण, वो तो हमने जान लिया, पर अब बहुत आवश्यक है कि हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का संक्षिप्त परिचय भी लें। ये परिचय प्राप्त करने से पूर्व एक बात ये भी हमें ध्यान रखनी होगी कि भारत का जो संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है और ये भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संथाली, संस्कृत, सिंधी और उर्दू। क्या आपको अपनी भाषा इस अनुसूची में कहीं दिखाई दी? इस पाठ में हम भाषा सर्वेक्षण के आधार पर सिर्फ भारतीय आर्य भाषाओं का ही संक्षिप्त परिचय लेंगे। इसका मतलब है आज का जो हमारा ये विषय है उसमें हम कन्नड़, कोंकणी इन भाषाओं को शामिल नहीं कर रहे, क्योंकि आज हमें सिर्फ भारतीय आर्य भाषाओं की बात करनी है। चीनी, तिब्बती और द्रविड़ भाषाओं की बात किसी और दिन करेंगे। सबसे पहले जो वर्गीकरण की जहाँ से शुरुआत होती है वो है सिंधी भाषा। सिंधी भाषा ब्राह्मण अपभ्रंश से विकसित हुई है और मूलतः यह सिंध प्रदेश की भाषा है जो वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में है। और इस वक्त जो सिंधी भाषी हैं वो भारत और पाकिस्तान सिंध के अलावा विश्व के कई देशों में बसे हुए हैं। ग्रियर्सन के अनुसार सिंधी भाषा की 6 उपभाषाएं हैं और ये जो उपभाषाएं हैं वो सिंध के भूगोल के आधार पर बांटी गई हैं। सिराइकी, इसका मतलब जो ऊपरी जो हिस्सा है उसकी भाषा। बिचोली मतलब मध्य भाग की भाषा। लाड़ी, इसका मतलब जो निचला भाग है भूगोल का उसकी भाषा। इसके अलावा लासी, थर प्रदेश की भाषा थरेली और कच्छी भाषा का भी समावेश ग्रियर्सन ने सिंधी की उपभाषाओं में किया है। इन उपभाषाओं में जो विचोली है वो परिष्कृत रूप माना जाता है। सिंधी भाषा की लिपि अंग्रेज़ों के आने के बाद 1853 में पर्शियो अरेबिक लिपि बनी। हालांकि उसके पहले देवनागरी, हटवाणकी और गुरुमुखी जो लिपि है उसका उपयोग होता था। एक अभ्यास के अनुसार उस समय 8 लिपियां जो हैं वो सिंधी को लिखने के लिए प्रचलित थीं। इस वक्त भारत में सिंधी और देवनागरी जो लिपि हैं उनका उपयोग सिंधी के लिए किया जाता है। रोमन लिपि जो है उसका मानकीकरण करने का भी प्रयास किया जा रहा है ताकि विदेशों में बसे हुए जो सिंधी भाषी हैं वो आपस में बातचीत कर सकें और साहित्य पढ़ सकें। इस भाषा की कई विशेषताएं हैं। उनमें से एक विशेषता है अंतःस्फोटक ध्वनियाँ, और ये ध्वनियाँ हैं ब, ड, ग और ड। इस भाषा में अरबी और फारसी के भी बहुत से शब्द समाविष्ट हैं। दूसरी भाषा है लहंदा, जो पश्चिमी पंजाब की भाषा है और ये हिस्सा अब पाकिस्तान में आता है। इसका शाब्दिक अर्थ है उतरता हुआ या ढलता हुआ, और ये पश्चिम का सूचक है क्योंकि सूरज पश्चिम में ढलता है। इसकी मुख्य उपभाषाएं हैं मुल्तानी, हिंदकी, खेतरानी, अवाणकारी, उछी और चिभाली। लहंदा भाषा की जो लिपि है वो गुरमुखी भी हुआ करती थी और फारसी भी हुआ करती थी, और व्यापारियों के द्वारा लंडा लिपि का प्रयोग किया जाता है। व्यापारियों के द्वारा ये जो लिपि प्रयुक्त की जाती थी उसकी खास बात ये है कि इस लिपि में मात्राएं नहीं दी जाती थी। अब आप सोचिए, अगर क, म और ल लिखा हुआ हो तो उसे आप क्या पढ़ेंगे? वो कमल भी हो सकता है, वो खमला भी हो सकता है, वो कोमल भी हो सकता है और वो कमाल भी हो सकता है। और व्यापारियों ने बहुत ही होशियारी से इस तरह की लिपियों का आविष्कार किया होगा
क्योंकि उन्हें अपने खाते, अपने अकाउंट्स, जो चीज़ें उन्हें दूसरों से छुपा करके रखनी थी, उसको उन्होंने इस तरह की लिपि का इस्तेमाल करके लिखना शुरू किया। लहंदा भाषा पर सिंधी और कश्मीरी भाषा का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। तीसरी भाषा है पंजाबी। पंजाब प्रदेश जो है उसकी भाषा पंजाबी है। पंजाब जो 5 नदियों का देश या प्रदेश माना जाता है। वर्तमान में जो पंजाब है वो पूर्वी पंजाब भारत में और पश्चिमी पंजाब जो है वो पाकिस्तान की सीमा में है। पंजाबी भाषा के जो अन्य नाम प्रचलित थे वो थे खालसी, सिक्खी और पूर्वी पंजाबी। इसकी जो उपभाषाएं हैं वो 2 भाषाएं हैं। एक है कांगड़ा जो कांगड़ा ज़िले में बोली जाती है और दूसरी है डोगरी जो जम्मू में प्रचलित है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है पंजाबी उर्दू में भी लिखी जाती रही, फ़ारसी में भी लिखी जाती रही, उसके बाद देवनागरी में भी लिखी गई और गुरमुखी या शाहमुखी जो है उसका प्रचलन तो प्रारंभ से ही है। वर्तमान जो पंजाबी है उसमें फ़ारसी, अंग्रेज़ी और संस्कृत की काफ़ी शब्दावली है। पंजाबी का साहित्य जो है वो 13वीं सदी से हमें मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबी के पवित्र धार्मिक ग्रंथ का नाम है और इस भाषा का लोक साहित्य भी बहुत ही समृद्ध है। मुझे आशा है कि आपने कई पंजाबी लोकगीत सुने होंगे, कई पंजाबी लोक नृत्य भी देखे होंगे और उसमें पंजाबी भाषा का स्वाद लिया होगा। और अब तो आपने देखा है कि हमारे यहाँ जो फ्यूजन म्यूज़िक है, जो पॉप म्यूज़िक है, उसमें पंजाबी भाषा का बहुत इस्तेमाल होता है। अब हम अपने प्रदेश की भाषा पर आएँ और हमारे गुजरात की भाषा है गुजराती। गुजराती की उपभाषाएं भी हैं काठियावाड़ी, झालवाड़ी, सोरठी, गामड़ी, पारसी और खारवा, ये प्रमुख भाषाएं हैं। गुजरात में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो गुजराती विद्यार्थी हैं, वो जब आपस में बात करते होंगे तो आपको जल्दी से पता चल जाता होगा कि सामने वाला जो गुजराती बोल रहा है वो सूरत की गुजराती है या राजकोट की गुजराती है या ये व्यक्ति अहमदाबाद का है। तो ये कैसे पता चलता है? क्योंकि गुजराती की बहुत सी उपभाषाएं हैं और धीरे धीरे जब हम उन्हें सुनते हैं